हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम और लाउड के इस लाइव ब्रॉडकास्ट के अंदर। दोस्तों, आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। बात करेंगे चाइना की। भारत और चाइना के बीच में जो तल्खियां हैं या संवादहीनता की स्थिति जो पैदा हुई है बॉर्डरों के कारण, यानी कि संवाद है भी और नहीं भी। और बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जहां भारत पिछले बहुत लंबे समय से चाइना के ऊपर कुछ भी बोलने से बचता रहा है, बल्कि हालात ऐसे हो गए कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर भारत चीन का नाम नहीं लेता है। तिब्बत का मामला हो, बीआरआई का मामला हो, या फिर ब्रिक्स के अंदर बहुत सारे मुद्दे उठे, वहां पर ये मामले निकल कर जो आते हैं। सीपेक का मामला हो, या फिर अभी क्वाड में हो, या G20 G7 की जो मीटिंग हुई है वहां पर ऐसी बातें हुई हैं जहां पर शायद भारत ने किसी भी फोरम पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी मुद्दे पर चाइना का नाम कभी नहीं लिया है। हालांकि गलवान का जो इंसिडेंट हुआ था उसके होने के बाद से बायकॉट चाइना, हिंदुस्तान में ना जाने कितने पुतले वगैरह भी जलाए गए और बहुत कुछ किया गया। लेकिन ट्रेड बढ़ता बढ़ता $125 बिलियन पे आ गया, जिसमें जो मैक्सिमम ट्रेड है वर्ल्ड में इंडिया का किसी कंट्री के साथ, और उसमें $100 बिलियन का तो सिर्फ इंपोर्ट ही इंपोर्ट है। इसके अलावा जब कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक की बात होती है तो भारत के रक्षा मंत्री हों या बाकी ऑफिशियल हों, तो वो पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की बातें होती हैं। चाइना के खिलाफ कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक का नाम नहीं लिया जाता है। जब पैगोंग ब्रिज बनाए गए हैं, कम्युनिकेशन टावर लगाए गए हैं, वहां भी भारत का एक स्टैंडर्ड आंसर आता है कि हाँ, सिचुएशन के ऊपर हम नजर रखे हुए हैं। बस इससे आगे कोई आगे स्टेटमेंट नहीं आता है। ऐसी क्या बातचीत है, ऐसा क्या समझौता है कि जिसके अंदर भारत किसी भी प्लेटफॉर्म पे चाइना को नेम नहीं करता है? इसे मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भारत जैसा बड़ा मुल्क डर गया है, लेकिन इसे मैं डिप्लोमेसी भी नहीं कहूंगा। ये कहीं ना कहीं उसके बाहर एक एक नया डोमेन है जिसके ऊपर भारत ने एक पॉलिसी अपनाई हुई है कि वो चाइना का नाम कभी नहीं लेगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में जब सारी दुनिया, सारा वेस्ट और बाकी देश चाइना का नाम लेते हैं, तो भारत को चाइना का नाम लेने से गुरेज क्यों है? इसी विषय में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी, जो कि कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन भी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। समय की बाध्यता है आपकी, मैं सम्मान करता हूं, लेकिन आपने वक्त निकाला, आप हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ हैं राजेश बादल जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे मित्र। आपने सर समय निकाला, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं अनुमा आचार्य जी आपके पास आना चाहूंगा। ऐसा क्या है चीन नाम के अंदर कि भारत उसका नाम ही नहीं लेता है? जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार। मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ने जब वो सत्ता पर आ रहे थे, उसके पहले पंडित नेहरू को 62 को लेकर इतना ज्यादा बोला है कि उनको लगता है कि अब उस जाल में वो खुद फंसे हुए हैं, तो शायद वो उस बारे में बात नहीं करना चाहते। और चूंकि इस यूक्रेन वॉर में हमने देखा कि रशिया के तरफ चाइना हमको टिल्टेड बिल्कुल साफ दिखता है, और चूंकि रूस के पास से हमारा मतलब 70% के ऊपर सिस्टम्स जो है, हमारे वॉर सिस्टम्स जितने भी हमारे एयरक्राफ्ट्स भी अगर आप ले लीजिए, तो 70% एयरक्राफ्ट हमारे रूस के हैं। हमारा रडार सिस्टम, मिसाइल्स, वो सारे वहां से हैं। तो कहीं ना कहीं ये रूस का फैक्टर जो है वो चीन से डराता है हमारी सरकार को। और सबसे खराब बात ये है कि हमारे यहाँ कूटनीति, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है पर मेरी आंखों से दिखता है। क्योंकि क्या हुआ, चीन ने जब से कब्जा किया है 14-15 बार मिलिट्री लेवल की टॉक हुई है। यानी मिलिट्री नहीं डरती है चीन से बात करने में, लेकिन कूटनैतिक जो बात है, हमारे विदेश मंत्री सिर्फ एक बार सितंबर 20 में गए थे। उसके बाद एक आध वर्चुअल मीटिंग हुई है, लेकिन जिसको हम कहते हैं कि कूटनीति के लेवल पर, जो विदेश मंत्रालय के लेवल पे जो होना चाहिए वो नहीं दिखता, और एक इनका प्रतिनिधि जाके बिठा देते हैं वो मिलिट्री लेवल की टॉक पर। जी तो जी मुझे जी। वो बड़ा ताज्जुब सा होता है कि ये मिलिट्री लेवल की टॉक चल रही है, वहां पे इनका एक रिप्रेजेंटेटिव विदेश मंत्रालय का होता है। बल्कि इसका उल्टा होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें ये समस्या सुलझानी है तो इसका उलट होना चाहिए। जैसे चीन ने जैसे ही कहा कैलाश रेंज से अपने लोग हटा लो,
तो हमने कैलाश रेंज से हटा लिए, जबकि वो हमारे लिए पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ थी। फिर उसके बाद चीन ने जो हमारे साथ किया वो सबको मालूम है, कहीं लद्दाख के पास गांव बना दिया, कहीं पेंगोंग लेक के ऊपर पहला और फिर दूसरा पुल बना दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे विदेश मंत्री हैं, मैं बहुत सम्मान से और जिम्मेदारी से भी बोलूंगी कि विदेश मंत्री का सम्मान करना चाहिए, लेकिन वो जैसी भाषा कहते हैं, मतलब मुझे संकोच नहीं हो रहा ये कहने में कि जैसे सास बहू या देवरानी जेठानी लड़ती हैं, उस तरह से तूने मुझे बताया मैं तुझे बता दूंगा वाली भाषा में बात करते हैं वो। और ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी इतने दिनों में, जब देखा जैसे किसी ने हमारे ऊपर एक आक्षेप किया तो आप उलट के उनकी तरफ जैसे आक्षेप करते हैं तो वहां कूटनीति खत्म हो जाती है, वहां कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, वहां कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। तो ये जो काम है, ये अमेरिका चूंकि लोकतांत्रिक कंट्री है, तो वहां जाके आप इस तरह की भाषा आप बात कर सकते हैं, चीन में आप क्यों नहीं कर सकते फिर बात? अगर इतनी धौन आप दे सकते हैं तो फिर आप चीन को दीजिए ना, जो सब तरफ से जड़ है, जो पाकिस्तान के का समर्थन करता है, जो आपके कब्जा करके बैठा है 1000 किलोमीटर से ज्यादा की जमीन पर, और फिर 67% व्यापार का बढ़ जाना, यानी हमारे देश में जो पूरा का पूरा उद्योग है उसमें बहुत सारा हिस्सा जो है हम चीन से ले रहे हैं, और जाना जो है हमारा ठीक है चेन भी है, लेकिन जो हमारा एक्सपोर्ट है वो बहुत ही मिनिस्क्यूल है। उसको हम मतलब वहां से ही अगर देखेंगे तो बजट घाटा सीधे सीधे हमको दिख जाता है कि किस तरह से भारत में बजट घाटा है इसके कारण। तो ये सारी चीजें हम अगर साफ तौर पे देखें तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्लेक्स है हमारी सरकार के अंदर, जिसका हमें बहुत खेद है, क्योंकि क्या जरूरत है हमें किसी कॉम्प्लेक्स की? ठीक है, हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उतना अच्छा नहीं है जितना चीन का है, और बहुत सारे ऐसे रक्षा विशेषज्ञ हैं वो बार बार सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि अब ये मैन वाला वॉर नहीं रह गया है, ये इवन जहाज के जाने की भी जरूरत नहीं है, फाइटर एयरक्राफ्ट की भी जरूरत नहीं है, उसके पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारा खेल हो जाएगा, जो कि 2 बार हुआ है। दो बार तो कम से कम नोटिस में आया है कि एक बार बैंगलोर में चीन से कुछ हैक किया गया था। तो वहां पर मुझे लगता है कि जब तक आप बातचीत के रास्ते नहीं खोलेंगे, जब तक कूटनैतिक लेवल पे बातचीत नहीं होगी, तब तक मैं नहीं समझती कि हमारी स्थिति में कोई सुधार होगा, और वहां पर मुझे उम्मीद नजर आती नहीं। हनुमा जी, एक चीज है कि इसमें क्या अक्साई चीन पर भारत कभी बात करता है? देखिए, इस वक्त जो सेना की जो हालात है, ये मार्केटिंग तो की जाती है, हमने खुला हाथ दे दिया है, खुली छूट दे दी है वो सब चीजें, लेकिन इस समय कोई बात नहीं कर रहा है। आपको एक चीज मालूम भी होगी, इंटरनेट पर देख लीजिए कि हमने 1947 से लेके 2014 तक लगभग 1500-1600 जहाज खरीदे, उसमें ट्रांसपोर्ट्स भी हैं, हमारे फाइटर्स भी हैं, और जब खरीदे उस समय वो अपने समय के प्रीमियर एयरक्राफ्ट थे, और उसके बाद हमने 2014 से लेके 18 तक 36 एयरक्राफ्ट खरीदे सिर्फ, और हल्ला कितना किया। तो ये देखिए कि हम हर दिन, क्योंकि जो हमारी फ्लीट है वो ऑब्सोलीट हो रही है, हमारी जो एयरक्राफ्ट की फ्लीट है वो ऑब्सोलीट हो रही है, और हमें रिप्लेसमेंट चाहिए। 10 स्क्वाड्रन तो इमीडिएटली चाहिए थी, और अब हमें उसके बाद भी काफी ऑब्सोलीट हुए, 36 एयरक्राफ्ट कुछ नहीं कर रहे। तो अक्साई चीन की बात कैसे करें हम? अक्साई चीन की बात करें कैसे हम, जब हम अपने आप में ऐसे सक्षम नहीं है? हाँ, ठेल दिए जाएंगे तो मुझे पूरा भरोसा है, अगर हम लड़ाई में ठेल दिए जाएंगे तो सेना पीछे नहीं हटेगी। मुझे सेना के ऊपर इतना भरोसा है, सेना ने हमेशा शौर्य दिखाया है, और हमारे सेना में ट्रेनिंग उस तरह की थी, अब तक थी, अग्निवीर के पहले तक वैसी थी, उसमें भी अब सेंध लग चुकी है और फैब्रिक हमारा फट रहा है। तो कुल मिला के कहानी यह है कि आप अपनी सीमा तो बचा लीजिए, अक्साई चीन की बात तो हम बाद में करेंगे, जिस अखंड भारत का फोटो दिखाते हैं वो, उसको करने के लिए आपके अंदर विल होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, और उसके साथ में आपकी आपकी जो कूटनीति है, एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट जो है, उसे काम करना होगा और ओवर टाइम करना होगा। जी, एक जाते-जाते आपसे आखिरी प्रश्न मैं करूँगा, आपके समय की बाध्यता है। जी। कश्मीर में सीटों का परिसीमन हुआ, पीओके के लिए सीटें तय कर दी गई, पर अक्साई चीन के लिए कोई सीट नहीं है। ये करीब नहीं, वहां दिनेश जी, आपको पता है कुछ दिनों से हम मौसम विज्ञान की रिपोर्ट वहां की देख रहे हैं। मतलब सरकार जो है जब टेम्परेचर और मानसून और ये सब बताती है तो वहां का बताती है, इससे ज्यादा कुछ हुआ नहीं है।
परिसीमन भी इस तरह से किया है कि एक जो कश्मीरी है, हालांकि अगेन ये मेरा बहुत स्पेशलाइज सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जितना मैंने देखा है उससे ये लगता है कि एक अदरिंग वहां पर भी कर दी है, परिसीमन इस तरह से हुआ है कि अदरिंग करते हुए हुआ है। तो आप कश्मीरी को जब अपनाएंगे नहीं तो वो कश्मीरी हमेशा आपसे उखड़ा उखड़ा ही रहेगा। और ये जो घटनाएं हुई जिसमें बीजेपी ने कश्मीरियत को अपनाने के लिए, कश्मीरियों को अपनाने के लिए आतंकवादियों को अपने पार्टी में डाल लिया, और उसके बाद कह रहे हैं हमें नहीं पता था, हमको उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। तो इस तरह की जो इमेच्योर्ड एडमिनिस्ट्रेशन है, इमेच्योर्ड सिक्योरिटी है, वो सब देख के बड़ा ताज्जुब होता है। तो मुझे नहीं लगता कि वेदर रिपोर्ट जो कि गिलगिट बाल्टिस्तान की भी हम दिखाते हैं और अक्सर चीन की भी दिखाते हैं, उसके बियॉन्ड हमारी सरकार के मतलब हैसियत में कुछ है। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत 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 धन्यवाद, बहुत-बहुत आपने कीमती धन्यवाद, समय आपने निकाला, कीमती हमारे समय साथ निकाला, आप जुड़े। हमारे साथ आप जुड़े। बहुत-बहुत शुक्रिया बहुत आपका। शुक्रिया आपका। धन्यवाद, थैंक यू। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री आलोक भदौरिया जी, स्वागत है। और हमारे मित्र डॉक्टर केतन शुक्ला जी, जो कि फॉर्मर इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर हैं और भारत के भूतपूर्व राजदूत, कई देशों में भारत के राजदूत रहे हैं। डॉक्टर केतन शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, शॉर्ट नोटिस पर आप आए। राजेश बादल जी, आपने बात सुनी अनुमा आचार्य की, विंग कमांडर अनुमा आचार्य की, बड़ी बेबाकी से उन्होंने अपनी बातें की हैं। बहुत सारी घटनाएं घटी हैं जिसमें हमेशा हमें ये महसूस होता है कि अलग-अलग फोरम पर, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भारत हमेशा चीन का नाम लेने से बचता रहा है। इवन जो क्वाड की पीछे मीटिंग हुई थी, वहाँ पे बातें कही गई थी कि हमारे पड़ोसी देश हैं, विस्तारवादी शक्तियाँ हैं और साउथ चाइना सी में वो कर रहे हैं, लेकिन देश का नाम नहीं लिया जाता कहीं पे। ब्रिक्स समिट में भी ऐसा होता है। मुझे लगता है कि अभी जब खास तौर से $600 बिलियन का बीआरआई को काउंटर करने के लिए एक प्लान जो आया है, वहां भी भारत बाद में, पहले शुरुआत में कहा कि हम इसको सपोर्ट करेंगे, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को, लेकिन बाद में जैसे ही पता लगा कि ये बीआरआई को काउंटर किया जा रहा है, तो भारत ने कदम पीछे खींचे हैं। बादल जी, आपकी पहली टिप्पणी। धन्यवाद दिनेश जी। देखिए, हमारे दो पड़ोसी हैं जिनके साथ हमारे एक तरह से कोई स्थायी तौर पर बहुत ही अच्छे मधुर संबंध नहीं रहे हैं, चीन और पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के मामले में तो चलिए अलग सारी चीजें हैं, वो अलग हैं एकदम, उसके कारण ऐतिहासिकता, भौगोलिक स्थिति सब कुछ अलग है। लेकिन चीन के की जब हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि चीन के मामले में 2-3 जगहों पर हमसे कुछ चूक हो रही है हाल के वर्षों में। हमने चीन का एक चेहरा देखा था, वो जो जब 1938 में जापान ने हमला किया और डॉक्टर कोटनीस की टीम को हम लोगों ने वहां भेजा। उसके बाद अक्टूबर 1949 में जब चीन आजाद हुआ, मतलब कम्युनिस्ट राज हुआ, तो हम लोगों ने संयुक्त राष्ट्र में जाके मान्यता के लिए प्रार्थना की। उस समय के सोवियत संघ ने उसको सपोर्ट किया, जापान के हमले पर सपोर्ट किया। 25 करोड़ डॉलर तो रूस ने दिए थे, हम लोगों ने भी काफी मदद की थी उस वक्त। तो अमेरिका हमसे नाराज हो गया था 1950 में जब कोरिया वाली जंग हुई थी तो। और लेकिन ये सब स्थिति होते हुए भी जब 1962 के मामले में हमें जिस तरह से धोखा खाना पड़ा, तो मुझे लगता है कि उसके बाद से लंबे अरसे तक दोनों देशों में जिस तरह से जो भी सरकारें भारत में रहीं, उन्होंने एक खास किस्म का ठंडापन बना के रखा। और उस ठंडेपन का फायदा भी हुआ। फायदा ये हुआ कि सीमा पर यथास्थितिवाद बना रहा। थोड़ा बहुत एक आध कुछ कभी कभार कुछ हो गया तो हो गया। लेकिन अभी हम हाल के वर्षों में देखते हैं कि चीन के संदर्भ में भारतीय जो राजनीति है, जो सियासत है, वो थोड़ा सा अपरिपक्व, मुझे कम से कम मेरी ओपिनियन है, कई लोग हो सकता है सहमत हो, मुझे नजर आती है। और नजर इसलिए आती है कि आप देखिए पिछले 5-7 सालों का अगर चीन का आप बहुत बारीकी के साथ अध्ययन करें, तो जब हमारे यहाँ सत्ता परिवर्तन होता है तो अचानक एक थल सेनाध्यक्ष होते हैं जो दो सीमाओं पर लड़ने की बात करते हैं। बेवजह कुछ नहीं, सब कुछ ठंडा चल रहा है, ठीक है, लेकिन वो चीन को सबसे बड़ा शत्रु बताते हैं।
चीन दूसरे सेनाध्यक्ष आते हैं, वो भी दो सीमाओं पर एक साथ लड़ने की बात करते हैं। व्यावहारिक तौर पर हम जानते हैं कि चीन कितना बड़ा देश है और आज 2022 की संसार में कोई जंग किसी मसले का समाधान है नहीं। तो लेकिन हम अनावश्यक भड़काने के लिए और चुनाव जीतने के लिए अगर हम इस तरह की बात करते हैं, तो देखिए आजकल दुनिया सिमट गई है, संचार साधन सब बहुत इतने तेज हैं कि कोई चीज इस तरह की जो है वो समंदर पार जाती है और लोगों ने देशों को अपनी नीति निर्धारित करने का अवसर भी देती है। आप जो चुप्पी की जो बात कर रहे थे, मैं उस पे आता हूं कि अब इस बैकग्राउंड में होता ये है कि कभी भी देखिए पिछले 7-8 साल पहले तक देख लें तो चीन ने नेपाल, श्रीलंका, भूटान और म्यांमार इन देशों में मालदीव्स भी मालदीव भी बिल्कुल ठीक। इन देशों में 7-8 साल पहले तक चीन ने बहुत अपनी कोई सक्रिय और रणनीतिक उपस्थिति नहीं दर्ज कराई थी। छुटपुट गतिविधियां चलती नहीं। अब छुटपुट गतिविधियां तो ऐसे भी चलती नहीं कि जब दिसंबर में जब अक्टूबर में कम्युनिस्ट राज वहां स्थापित हुआ तो दिसंबर में 1950 में तेलंगाना में नक्सलियों को उन्होंने कहा था कि भारत की इस बुर्जुआ सरकार को उखाड़ फेंको और उसके बाद आपको याद होगा 1952 में सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी थी और गुलजारी लाल नंदा ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया था और उसमें करीब 1000 लोग मारे गए थे। वो एक अलग कहानी है। लेकिन अभी जो हुआ है वो ये जो मैं बात समझ पाया हूं कि जो सेना अध्यक्ष जब बयान देते हैं कोई तो उसका एक अर्थ अलग होता है और हमारे यहाँ कुछ एक वर्षों से हम देखते हैं कि सेना के अंदर बयान देते हैं या दिलवाए जाते हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ तनाव के बिंदु पैदा किए हैं जिसमें चीन सीमा भी है। तो जब इन पड़ोसी देशों में चीन ने अपनी सक्रिय उपस्थिति बढ़ाई तो हमारी जो है स्थिति खराब हुई। नेपाल हमको आंखें दिखाने लगा, श्रीलंका ने हम वन टोटा दे दिया, पाकिस्तान में ग्वादर आ गया है, भूटान में तो जरिए वो जो हुआ वो हमें सबके सामने है। मालदीव्स का फ्रेंडशिप ब्रिज भी मालदीव में उसमें देखिए बहुत बड़ा है वो तो जी देखिए हाँ। चुनाव हो गए और वो भारत समर्थित आ गए वहां पर। तो अन्यथा चीन की स्थिति तो बहुत ही इन सारे देशों में जो हुई। तो ये एक तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी कोई बहुत ठोस अंतर्राष्ट्रीय मसलों पे खासतौर पर चीन के संदर्भ में कोई समझ नहीं है। ये देश जानना चाहता है कि आखिर एक तरफ जब आप गलवान घाटी में संघर्ष होता है तो दूसरी ओर आप कारोबार बढ़ाते हैं। ये कैसा रिश्ता है ये बात समझ में नहीं आती। ये कभी आप पाकिस्तान से नहीं कर रहे हैं फिर पाकिस्तान से करिए। वो उस वहां की हालत बेचारे की बड़ी खराब है, वहां से भी कुछ चीजें मंगा लीजिए, यहाँ से भी कुछ चीजें भेज दीजिए। अगर आप चीन के मामले में ऐसा कर सकते हैं तो ये आम नागरिक की समझ में नहीं आता कि भाई ये वैदेशिक नीति में क्या चीज हुई है कि आप 3000 करोड़ की सरदार पटेल की मूर्ति चीन से बनवाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक पिछले 5-7 वर्षों की बात कर रहा हूं, सुषमा स्वराज के जाने के बाद तो भारतीय विदेश नीति भटक ही रही है। मैं बहुत पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, देखिए ब्यूरोक्रेसी का काम इंप्लीमेंट करने का होता है। आप विदेश नीति का मामला हो या कोई भी कारोबारी नीति हो या जो कोई भी नीति हो, लेकिन जहां आपको एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का रिश्तों का निर्धारण करना होता है वहां आपको डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लीडरशिप पर ही भरोसा करना होता है। हमारे विदेश मंत्री कुछ दिनों से बहुत ही साहसपूर्ण बयान दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कई बार उनसे कुछ चूक भी हुई है। जो चीज सुषमा स्वराज कर पाती थी शायद ये नहीं कर पा रहे हैं। मेरी पहली टिप्पणी जी। मैं आलोक जी आपके पास आने से पहले मैं एम्बेसडर साहब की टिप्पणी लेना चाहूंगा डॉक्टर केतन शुक्ला जी की। डॉक्टर शुक्ला जी, आपने राजेश बादल जी की बात सुनी और बीच में विंग कमांडर अनुमा आचार्य भी आई थी, शायद थोड़ी बात आपने उनकी भी सुनी होगी। बहुत सारी मीट हुई है, G7, अभी G20 होने जा रही है, उस पर इंडिया प्रमुखता से आएगा सामने। नेटो का समिट हुआ है, ब्रिक्स हुआ है। जहां भी चाइना के नाम को लेने की बात आती है भारत पीछे हटता हुआ नजर आता है।
आप तो बहुत देशों के अंदर भारत के राजदूत रहे हैं। इवन हमारे एक पड़ोसी भूटान के अंदर तो आपने बहुत प्रमुख भूमिका निभाई है राजदूत होने के नाते, तो शायद जितना चीन को आप जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि भारत में बहुत सारे ऐसे राजदूत रहे होंगे जो उनको जानते होंगे इस राजनीति को, और विदेश नीति आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है। तो अभी जयशंकर साहब हैं, वो भी फॉर्मर इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर रहे हैं। तो ये जो नीति चाइना के प्रति है उसको नेम नहीं करना है। रशिया को तो हम नेम कर ही नहीं रहे, वो तो चलिए एक कई बात होगी। चाइना भी हम नेम नहीं करते किसी भी फोरम पर, किसी प्लेटफॉर्म पर भी। इसके पीछे क्या पृष्ठभूमि है, क्या कारण है? थोड़ा हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए, डॉक्टर एक शुक्ला। कर, एक करेक्शन है, भूटान में मैं डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन था, पर मैंने पहले अंडर सेक्रेटरी भी किया था, काफ़ी अच्छे 2 प्लान किए। देखिए इसमें एक चीज़ है, फॉरेन पॉलिसी हमें जब डिसाइड होती है ना, वो जैसे सभी बात करते हैं, वो हमेशा 20, 30 या 40 साल की होती है। जर्मनी में 50 साल की, अमेरिका में। तो ये जो हमारी सबसे पहली जो कह सकते हैं कि नेहरू की विदेश नीति बहुत अच्छी थी, पर हम 62 में बहुत बड़ी एक थोड़ी सी चूक हो गई। तो तब से हमें एक चीज़ समझनी चाहिए थी कि चाइना की विदेश नीति हमेशा विस्तारवादी रही है, और ये कभी चेंज नहीं हुई है, और कभी आगे भविष्य में अगले 50 साल तक चेंज होने वाली है नहीं। 240 उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। और सबसे बड़ी, मैं हमेशा मानता हूँ, चाहे राजनीतिक विषय से हो या डिप्लोमेसी, हमने पाकिस्तान के बारे में बहुत सोचा, पर एक चीज सबसे बड़ी चूक जो है वो चाइना है। क्योंकि चाइना 1971 में जब निक्सन और उनका एक करार हो गया, उसके बाद वो 1990 तक उनकी विदेश नीति थोड़ी बहुत ही सौम्य रही, 2000 तक अच्छी रही। पर जैसे जैसे उनकी इकोनॉमी आगे बढ़ती गई, और जब भी ये मेडिवल टाइम या एंशिएंट टाइम में कोई भी देश बहुत ही आगे जाता है, तो वो आसपास के देशों के लिए बहुत ही मुसीबत बन सकता है और बनता है। जैसे आप देखिए, यूक्रेन के लिए रशिया मुसीबत है, हमारे लिए पाकिस्तान एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, पर चाइना है। अब हम क्यों नहीं बोलते, तो हम 2 चीज़ें हुई कि हम 1967 तक चाइना, कोरिया की साथ इकोनॉमी में, हमारी शुरू की इकोनॉमी इतनी खराब नहीं रही जितना लोग बातें करते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि कहीं गलतियाँ होगी, पर जैसे कि आईआईएम, आईआईटी, इसरो, तो यदि एक लंबा लिस्ट बन सकता है, तो हमारी जो कहते हैं कि एक दिशा थी, बहुत ही अच्छी थी, लोकशाही के साथ हम आगे बढ़ रहे थे। पर चाइना की इकोनॉमी बाद में उन्होंने एक जो कि हमने, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं डिप्लोमेसी में हमेशा कहता हूँ कि हमारी बातें करने की आदत है, मनोरथे इन सिद्धियन कार्याणी, बैठे बैठे सोचने से और लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाए बिना किसी देश इसमें सुपर पावर नहीं बन सकता। और आसपास के देशों में भी देखा जाए तो भूटान के सिवा सब जगह हमने फॉरेन पॉलिसी रखी है, हम कई बार एड देते हैं, पर जो एक लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी होती है, वो चाहे आसपास के देश हो या इवन अफ्रीका हो। जैसे मैंने पहले भी एक बार आपको बताया था कि अफ्रीका में हमारे 200 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सभी जनरल को हमने पढ़ाया, आईटेक इतना अच्छा चलाया, पर बाद में चाइना ने हमारे से 10 गुना ज़्यादा अच्छा फायदा लिया। तो हमारी पॉलिसी में एक प्रैग्मेटिज्म, और जो भी हो 10 साल के लिए होना चाहिए, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। बादल जी ने कहा सुषमा जी, तो मैं सुषमा जी की फॉरेन पॉलिसी को ये कहूँगा कि प्रिजनर वापस लाना, और उसके ऊपर ही जो जितना उन्होंने 3 साल ध्यान दिया था, उतना ध्यान शुरू में हमारा बहुत अच्छा जो था, तो बाकी चीज़ों में बहुत चीज़ें हो सकती थी, वो जो हम मिस कर गए। ब्रिक्स, और अभी अब देखा जाए तो नाटो, नाटो की जो मीटिंग हुई है, और आज उसी की दूसरी मीटिंग होएगी 50 कंट्री की। ये 2 मीटिंगें अगले 10 या 20 साल की विदेश नीति की दिशा डिसाइड करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने जैसे आपको हमेशा कहा है कि यूक्रेन एक ऐसी घटना है कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री में अगले 30-40 साल तक इसकी इम्पैक्ट रहेगी, क्योंकि ट्रम्प के टाइम में नाटो पूरा बिखर गया था। अब नाटो कंप्लीटली यूनाइटेड है, उसमें स्वीडन, डेनमार्क ज्वाइन करेंगे और कंट्री ज्वाइन करेंगे, और अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि नाटो में उन्होंने ये भी कहा कि 10 साल के लिए चाइना, वो भी एक पूरा पेपर। तो अब हमारे लिए क्या है कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स, वहाँ भी चाइना है, शंघाई कोऑपरेशन, वहाँ भी चाइना है। चाइना हर एक ऑर्गेनाइजेशन में है, साथ में रशिया भी है, रशिया चाइना पे टोटल डिपेंड रहेगा।
तो बाकी रहे कंट्री ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। तो अब हमें 5 साल या 10 साल में डिसाइड करना पड़ेगा हम कौन-सी दिशा लेंगे। नाटो तो हम इमीडिएटली जॉइन नहीं कर सकते क्योंकि हमारी विदेश नीति हमेशा G77 और नाम की रही है, पर वो अब है नहीं। G77 और नाम जब नहीं है, अब आपको शायद याद होगा बादल जी को तो पर भदौरिया जी जो सीनियर जर्नलिस्ट उनको पता होगा, एक कार्टून था कि इंदिरा गांधी चल रही है और उनकी साड़ी पकड़ के नाम के 101 कंट्री के लीडर कास्ट्रो से लेके सब चल रहे हैं। तो हमारा एक रुतबा था, नाम ये में आर जी के लक्ष्मण का कार्टून था। आर.के. लक्ष्मण का। अब यदि आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो नाटो और अमेरिका वो पूरा कोशिश करेगा कि चाइना को कैसे कंट्रोल में किया जाए। अब उनके लिए रशिया कोई महत्वपूर्ण नहीं है और यूक्रेन एक अफगानिस्तान है, इतना लंबा नहीं चलेगा। पर हम क्यों नहीं करते? अब हमारे लिए तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि हम हमारी इकोनॉमी को कितनी जल्दी, हमारे डिफेंस को भी सब ये जो बादल जी सही कहा कि सब विशेषज्ञ बात करते हैं कि हम 2 कंट्री के देखिए चाइना की हम इकोनॉमी हमारे से 5 गुनी बड़ी है और हम उनका डिफेंस हमारे से बजट ज़्यादा है। तो आप उनका जो डिफेंस बजट है उनको 6 या 7 गुना मान लीजिए। तो ये हर साल इस तरह होता रहता है और होता रहेगा। तो सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी कैपेबिलिटी, हमारे सोल्जर्स बहुत अच्छे हैं। ये जो कॉन्स्क्रिप्ट आर्मी है, वो चाइना और रशिया को दिक्कत क्यों हो रही है? इनकी आर्मी जो है इतनी हमारी तरह प्रोफेशनल नहीं है। तो हमारी जो सक्सेस है अभी तक की, वो सब सक्सेस हम मैं ये मानता मानता हूँ और मैंने डिफेंस में भी काम किया है तो कि हमारे जो सोल्जर्स हैं और ऑफिसर्स हैं, वो आउटस्टैंडिंग है। तो इसी वजह से हमें सक्सेस तो मिलती है, पर हमारा जो प्लानिंग होगा और अब एक नया चीज़ ये हो रहा है यूक्रेन वॉर से हमने देखा, मैंने पहले भी कहा रिवॉल्यूशनरी मिलिट्री अफेयर में सोल्जर का कम और जो टेक्नोलॉजी है, जैसे रशिया अभी मिसाइलें रशिया से भी छोड़ सकता है, सी से भी कर सकता है, वही अब नाटो में होने वाला है कि जो हम कल शायद या परसों डिस्कस करेंगे। तो हमारी जो कैपेबिलिटी है, वो रिवॉल्यूशनरी मिलिट्री अफेयर कंबाइंड डिफेंस स्टाफ सर्विस का मतलब ये था कि तीनों सर्विस एक साथ चले और एक आर्मी में पूरा परिवर्तन हो। ये बात मेरे ख्याल से मैं हुनून 2000 में मैं पूरा पेपर लाया था, मेरा वो था और दिया था गुप्ता जी को। 22 साल हो गए रिवॉल्यूशनरी मिलिट्री अफेयर में। मुझे लगता है कि हमने बहुत ही कम किया है और मैं एक अंत में एक चीज़ ये कहूँगा कि एक चाणक्य का है कि अपने दुश्मन को दूर रखिए अर्द पर उसके ऊपर नज़र रखिए, दोस्त को तरफ। तो अब इसमें दिक्कत ये है कि हमारा ट्रेड जो है, हमने व्हाट्सएप पे तो बहुत देखा चाइना बहिष्कार करो, अभी भी आया। पर आप लास्ट ईयर की फिगर देखोगे तो जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ वो $69.4 बिलियन और ट्रेड टोटल $125.7 बिलियन हो गया, जो 46% चाइना का एक्सपोर्ट हमारे यहाँ बढ़ा है। और उसमें भी जो इम्पोर्टेंट जो फील्ड कहे जाए टेलीकॉम इक्विपमेंट, स्मार्टफ़ोन, मेटालिक गुड एंड केमिकल्स और सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट 80%। अब कम लोगों को पता होगा एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट क्या है? ये जो रिफाम्पिसिन हम बनाते हैं, सभी चीज़ें हैं, ये सभी दवाइयाँ इससे बनती है। तो रिफाम्पिसिन और ये सब दवाइयाँ हम इम्पोर्ट करना या कभी कुछ खुदा ना खास्ता प्रॉब्लम हुआ, तो हमारा पूरा ट्यूबरकुलोसिस का प्रोग्राम इसी तरह बाकी सभी कई इम्पोर्टेंट फार्मास्यूटिकल दवाइयाँ। अब केमिकल्स में हम आगे थे, तो हमने एक्टिव फार्मास्यूटिकल में 20 साल से कुछ नहीं किया। जितने भी सुपर पावर स्टेशन है 4000 मेगावाट के, उसकी भी वहाँ से मशीनरी आती है, चिप्स इसमें एम्बेडेड हो सकती है। मेरा ख्याल से 2010 में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का जब होता तब मैंने पूरा पॉइंट रखा था, वो भी तैयार हो गया था उस टाइम मोर और लेस। अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है पूरा एक्ट ही। तो हम इस तरह धीरे-धीरे काम करेंगे तो चाइना जैसा कंट्री जब पास में हो, तो थोड़ी तो मुश्किल होगी। हम बोलते नहीं हैं, अच्छी बात है। पर जब बोलते हैं, तब मैं आपने कभी ज़ी को कोई स्टेटमेंट देते हुए सुना नहीं होगा। यूक्रेन वॉर या कोई भी वॉर या उनके फॉरेन मिनिस्टर को या किसी को भी, उनके जनरल तो आपको देखने ही नहीं मिलेंगे। चाइना की विदेश नीति की एक सबसे बड़ी बात ये है, वो कम बोलते हैं। उनके जो आर्मी ऑफिशियल्स हैं, वो भी कोई सेमिनार में या कई बड़े कोर्स में जाते हैं। हम जो गए थे, तो 14 कोर्स थे। तो मैंने 14 पढ़े थे, पर वो लोग 1 या 2 किताब लिखेंगे, कहीं भी जाएँगे दुनिया में तो। तो एक जो उनके विश्लेषक होते हैं, उनके वो होते हैं, वो एकदम डीप स्टडी करते हैं, प्रैग्मैटिक होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। इस परिस्थिति में आज के दिन में हम क्यों नहीं बोलते? हम नहीं बोल सकते क्योंकि हमारी इकोनॉमी $3 ट्रिलियन डॉलर है, जो 5 या 6 होनी चाहिए थी। चाइना की इकोनॉमी कंज़र्वेटिव एस्टीमेट $16 टू $17 ट्रिलियन कह सकते हैं, हमारे से 5 गुनी बड़ी है।
अब 6 गुनी बड़ी हो जाएगी, फिर 7 गुनी बड़ी हो जाएगी। तो जब तक हम हमारी इकोनॉमी को 10 या 12% ग्रोथ रेट पे नहीं ला सकते, हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को, हमारा 60% हमारा इंपोर्ट रशिया से प्लेटफॉर्म है। लोग मानते हैं कि ये सब कंपनियां जो हमारी है, हमारी सभी कंपनी आउटस्टैंडिंग है। मैंने सभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और पब्लिक सेक्टर जो 8 है उसकी विजिट की थी। 6 महीने, 2 बार 6-6 महीने हमने रिव्यू किया था डिफेंस में। इतनी अच्छी कंपनियां हैं, हमने एचएएल में लाइसेंसेस सभी प्लेन बनाए हैं। जगुआर, कोई भी प्लेन आप नाम लीजिए। मेघ, नासिक की फैक्ट्री बहुत अच्छी थी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हमने अच्छे T90 तक के टैंक बनाए। और आपको ताज्जुब होगा, हमारा जो मैकेनिक होता है, जो टैंक ऑपरेट करता है, वो रशिया का कैप्टन ऑपरेट करता है। तो ये आप सोचिए कि हमारे जो मैकेनिक और वो है बहुत अच्छे हैं। स्पेस में हम बहुत ही आगे हैं। एक ज़माने में ये माना जाता था कि अमेरिका, रशिया और इंडिया नाटो का जितना अच्छा है, इतना अच्छा ही हमारा स्पेस है। तो अब ये सब में हम जितनी जल्दी कर सके, तो अभी तो बोलना मेरे ख्याल से विदेश नीति के हिसाब से सही है, पर हमारी विदेश नीति 5 या 10 साल के लिए बनाए कि आगे चाइना क्या होगा और हम वहाँ कब कहाँ खड़े होंगे। पाकिस्तान सेंट्रिक को थोड़ा छोड़ देना चाहिए। और एक दूसरी चीज़ मैं चाइना की मानता हूँ कि चाइना हमेशा हमारे राजनीतिक और पॉलिटिशियन उनको अच्छा रख सकते हैं, उनको उनकी डिप्लोमेसी की जीत है। सो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जब हम चाइना के बारे में सोचें। तो ये विदेश नीति में और डिफेंस में बहुत ही बड़ा परिचय। हमारी इकोनॉमी ठीक होगी और देश का वातावरण खूब अच्छा चाहिए। आपको याद होगा नक्सलाइट एक ज़माने में, वहाँ भी चाइना ने बहुत किया था। तो ये 3 चीज़ें होगी। तो अभी तो मेरे ख्याल से चाइना को क्रिटिसाइज़ करना मुश्किल है, पर ये जो ब्लॉक है, वो रशिया हमेशा चाइना का सब्सिडी पावर रहेगा। तो इस दोनों ब्लॉक से हमें क्या फ़ायदा होगा और आगे हमें क्या करना चाहिए, ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी चैलेंज है बिटवीन डीप सी एंड जी, डेविल। जी, बिल्कुल। मैं आता हूँ आलोक जी आपके पास। आपने राजेश जी की बात भी सुनी, एम्बेसडर साहब की बात भी सुनी। कहीं न कहीं भारत अपने आप को ये तो जताता है कि मैं भी एक उभरती हुई महाशक्ति हूँ। पर फिर उसका जो बिहेवियर है वो महाशक्ति वाला नहीं होता है। वहाँ पर कहीं न कहीं वो अपने कदम पीछे खींच लेता है। और वो जो एक क्या कहते हैं ना कि चेहरे के ऊपर संशय की रेखाएँ होती हैं, और ख़ास तौर से चाइना के खिलाफ तो बिल्कुल ही कभी उनको क्या कहते हैं ना, साबरमती के तट पर झूला भी झुलाया जाता है, कभी बलिपुरम भी घुमाया जाता है उनको, लेकिन नाम नहीं लिया जाता किसी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। अगर आप महाशक्ति हैं तो कहीं न कहीं, कभी न कभी तो नेमिंग करना पड़ेगा। कोई ना कोई तो एक नीति ऐसी बनानी पड़ेगी जहाँ पर हम खुलकर जवाब दे पाएँ, और सिर्फ़ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि पैगोंग में ब्रिज बन गए कि हाँ, स्थिति पे हमारी नज़र है और हम नज़र बनाए हुए हैं। या फिर बार-बार चाइना जैसे कि अरुणाचल का उसका रीनेमिंग करता है, अरुणाचल का नामकरण करता है, उसके शहरों के नाम देता है चाइना हमेशा। जैसे कि ज़ेंगनैन नाम दिया हुआ अरुणाचल प्रदेश का, तो भारत फिर कहेगा ये चाइना करता आया है, हम इस पे नज़र रखे हुए हैं। सिर्फ़ इतना कह के छोड़ देता है। आपकी नज़र में आपने जो सारी बातें सुनी, आपकी पहली टिप्पणी मैं चाहूँगा आलोक जी। दुनिया में अगर देखा जाए किसी भी देश की जो पहचान होती है, उसकी ताकत होती है, उसका पासपोर्ट आप उठा लीजिए। तो भारत का पासपोर्ट कहाँ खड़ा हुआ है पूरी दुनिया में, इससे आप एक अंदाज लगा सकते हैं। यूएस पासपोर्ट की क्या हैसियत है, यूरोप के जो बाकी पासपोर्ट की क्या हैसियत है, ग्रेट ब्रिटेन के पासपोर्ट की क्या हैसियत है, और भारत पासपोर्ट की श्रृंखला में कहाँ ठहरता है। तो ये तो है हकीकत। दूसरी बात, अगर चीन को बारे में अगर हम लोग समझ ले, चीन में अभी हमारे पैनलिस्ट ने बिल्कुल साफ कहा कि आपने भी बिल्कुल जो विषय प्रवेश कराया तो यही कहा, चीन की एक बहुत पुरानी रणनीति है, वो इंच दर इंच आगे बढ़ता है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो हमारे एम्बेसडर साहब भी कह रहे थे, वो ये थे कि चीन कभी भी घोषणाएं नहीं करता पहले से। उसने बॉर्डर पर बना लिया, उसने जो चिकन नेक था वहां पर उसने अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, उधर उसने कुछ गांव से बना लिए, उधर उसने गलवान के पास में बहुत एक अपना अच्छा करा लिया, फिंगर 4 के आसपास, फिंगर 6 के आसपास में उसने एक अच्छा बना लिया स्ट्रक्चर। लेकिन पहले से नहीं बताता कभी। उसके बारे में कौन बताता है? उसके बारे में बताता है कभी नासा बताता है, कभी कोई इजराइल की लैब बताती है। वो खुद नहीं बताता कि हमने वहां तक ये कर लिया और उसका फीता काटेंगे हम। ये आपने कभी फोटो नहीं देखी होगी शी जिनपिंग की फीता काटते हुए।
हमारे साथ में यहाँ दुर्भाग्य पे ये है। एक और भी बात है, यहाँ पे एक बात है आलोक जी, मैं जोड़ देता हूँ। जब भी पैगोंग पे ब्रिज बनते हैं या ऐसी कोई कंस्ट्रक्शन होती है, कम्युनिकेशन टावर बनाए जाते हैं, वो सूचनाएं हमें बाहर से प्राप्त होती है। भारत सरकार उसको भारत की जनता के सामने नहीं रखती है कि ये हो रहा है चाइना की तरफ से। ये महत्वपूर्ण बात है कि हमें नहीं, सरकार को बताना चाहिए कि चाइना ये अतिक्रमण कर रहा है वहां पर, कि लोगों को जानकारी भी दे। ये जानकारियां बाहर से आती हैं और फिर जबकि जानकारी आ जाती है तो फिर सरकार कहती है हाँ हमने नजर बनाई हुई है। नहीं, ये तो देखिए भारत के लिए इस तरीके की रणनीति बनाना बेहद स्वाभाविक है। भारत कभी भी अपने को, मतलब जो मौजूदा जो सरकार है वो कभी भी, या इससे पहले भी जो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार है, ये कभी भी अपने को कमजोर नहीं दिखाना चाहती है चीन के बरक्स। ये हमेशा से ये इनका एक स्टैंड रहा है। आप याद करिए हमारे जो दिवंगत जो फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली, जब एक बार उनसे जब पूछा गया था तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? भारत 1962 का भारत नहीं है। बड़ा चर्चित जवाब हुआ था, वो वायरल भी हुआ था। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया क्या चीन 1962 में खड़ा हुआ है क्या आज? तो ये एक हमको सोचना पड़ेगा। तो बयानबाजी महत्वपूर्ण है। सबसे जो एक बड़ा मुद्दा मुझे जो एक बात जो समझ में आती है, सन 2000 के करीब आप ले लीजिए, जब राजीव गांधी ने पहली बार जब चीन का दौरा किया था, उसके बाद से आप देखिए, इससे पहले कोई चीन जाता कहाँ था? हमारे प्रधानमंत्री के तौर पे गए। तो जब वो दौरा हुआ उसके बाद से देखिए चीन ने कुछ अपनी रणनीति बदली। उसने कह दिया जितने जो सीमा विवाद हैं उसको किनारे रखा जाए और बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए। वो चीन के, मतलब वो 90 के दशक से ही वो शुरू हो गया था कि उसको वो ग्लोबल वो फैक्ट्री बनने जा रहा है, ये सारी चीजें। यही अभी जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने भी बिल्कुल साफ कहा, देखिए जब तक आप आर्थिक तौर पर, जब तक आप मजबूत नहीं होंगे, तब तक आपका ये सोचना कि आपकी विश्व की राजनीति में कोई धमक होगी, तो ये एक आपने कुछ अपने लोगों के जरिए एक प्रोजेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें हकीकत नहीं होती है। बिल्कुल हकीकत नहीं होती। इसका एक उदाहरण आपको अगर आपको बहुत साफ याद हो कि अगर जब हम लोग रूस और यूक्रेन का जब वो युद्ध हुआ था, तो चल रहा है मतलब अभी भी, तो अमेरिका ने एक दबाव बनाया था कि ओपेक देश अपना क्रूड का प्रोडक्शन बढ़ाए। अगर नहीं, लेकिन जब ओपेक की जब वो मीटिंग हुई, उसमें ओपेक प्लस में रशिया भी था, जब ओपेक की जो प्लस की मीटिंग हुई तो उन्होंने मना कर दिया अपना उत्पादन बढ़ाने से। नतीजा क्या निकला? अमेरिका ने कह दिया कि अब तो इन लोगों को सेंट्रल एशिया के इन देशों के खिलाफ में कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। राजनयिक स्तर पर चूक केवल हमारे यहाँ नहीं हो रही है, दादागिरी अमेरिका में भी हो रही है और राजनीतिक चूक हमारे यहाँ भी हो रही है। लेकिन उसका नतीजा को हुआ, उन्होंने कहा कि कार्रवाई करनी है और भारत ने एकदम से सऊदी अरब से अपनी वो घोषणा कर दी। तो सवाल है, घोषणा कर करके काम नहीं होता। हमारे यहाँ 4 धाम की सड़क चौड़ी हो रही है और उसमें है क्या, हमारे सारे हथियार, हमारी सेना के सारे सब बॉर्डर पे जल्दी पहुंच जाएंगे। एक ब्रिज बनता है, सारे के सारे हमारे सेना हथियार के लिए बहुत बड़ी चीज हो जाती है। भाई उसके बरक्स आप चीन में भी तो देखें कि क्या हो रहा है। तीसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो अभी डॉक्टर साहब ने कही थी, उस चीज से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। सेना में कुछ परिवर्तन होने की बात बहुत पहले से थी। वहां पे हमारे यहाँ भारत में केवल एक परिवर्तन हुआ, एक सीडीएस बनाए गए। और रावत साहब के बाद अभी तक नहीं पता कि क्यों नहीं बनाए गए। सवाल तो इसका जवाब तो ये आना चाहिए कि क्यों नहीं बनाए गए। अगर आप वहां देखें चीन में क्या स्थिति है, चीन में वो थिएटर कमांड बनाते हैं। जब वो थिएटर कमांड बनाते हैं तो वहां का जो होते हैं, जो इंचार्ज होता है जो थिएटर में, मेरे ख्याल से, मेरे को शुक्ला जी करेक्ट कर सकते हैं या कोई भी पैनलिस्ट, शायद वो मेजर जनरल लेवल के होते हैं, वो थिएटर कमांड के जो इंचार्ज होते हैं वो। तो वो जब फैसले लेते हैं तो वो तीनों विंग उनके पास में होती है। आर्मी भी होती है, एयरफोर्स भी होती है, और जहां मतलब कुछ और गुंजाइश होती है तो वो भी होती है। वहां तो वो थिएटर कमांड की तरफ चले गए और हम अभी तक केवल इस पर विचार ही चल रहा है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज, हम आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर हम शोध पर पैसा नहीं खर्च करेंगे तो ना हम डिफेंस में हम बना पाएंगे। हमारे इतने जो डिफेंस के एस्टेब्लिशमेंट थे वो पीछे चले गए। हमने एचएएल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, वो हमारा पीछे चला गया। अचानक से एचएएल हमारा जो राफेल के साथ पार्टनर होने वाला था, लेकिन वो बदलते बदलते कोई दूसरा पार्टनर हो जाता है। तो सवाल है कि जब इस तरीके की जब अगर आप रणनीतियां बनाई जाएंगी तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप चीन का नाम कैसे लेंगे?
क्या पूरी दुनिया के लोग जो G7 के देश के लोग हैं, क्या उनको ये नहीं पता कि भारत की प्रति व्यक्ति क्या है? भारत एक बाजार तो बड़ा हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका और अपने दबाव बनाने में, अपनी भूमिका के निर्वहन में ये कितना कारगर होगा, ये बड़ा मुश्किल है। और विदेश नीति में तो बिल्कुल बात सही है, विदेश नीति में कभी भी दो टूक नहीं कहा जाता है। और हमारी लेकिन भारतीय जो राजनयिक की जो भाषा जो पिछले कुछ दिनों से हो गई है, ये हर चीज दो टूक करने वाले हैं कि ये जताना चाहते हैं कि हमने किया। अरे भैया, एक बैकडोर चैनल भी होता है। अब बैकडोर चैनल में ट्रैक 2 पे आप क्यों नहीं लगे रहते हैं? सारा का सारा जोर तो उसी में होना चाहिए। जरा सी कुछ कार्रवाई होती है, आपने कश्मीर में वो 370 का लगाया, आपके सारे डिप्लोमेट दौड़ना चालू कर देते हैं। अरे ये तो पहले से होना चाहिए। ये ट्रैक 2 अब ये बताया क्यों जाता है कि वो यहाँ गए या वो वहां गए? और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका हमको समझनी चाहिए कि जब वो 370 हमको हटाया गया तो हमने क्या किया। हमने यूरोपियन यूनियन के तमाम देशों के ऐसे लोगों को वहां पर, ऐसे मतलब वो प्रतिनिधियों को ऐसे वहां पर हमने कश्मीर का दौरा कराया। अपने राजनयिकों को दौरा नहीं करा रहे हैं, अपने राजनीतिकों को दौरा नहीं करा रहे हैं, और उनको वहां दौरा करा रहे हैं, और उनकी वो फोटो छापी जा रही है जिनकी यूरोप में ही कोई बहुत बड़ी हैसियत नहीं है, विश्व नीति में या कहीं भी अपने देश की नीति में। तो इसलिए अब चीन के बारे में जब तक आप आर्थिक तौर पर अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे, अभी हमारे पैनलिस्ट ने बिल्कुल कहा कि भाई $77 बिलियन का इस बार का वो ट्रेड डेफिसिट है, ये इस साल का जो करंट। आपने क्या किया? आपने केवल एक ही बार 20-21 में ही तो कम किया, ये तो लगातार आपका 48, कभी 55, कभी 65, कभी 70, और ये जो ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, अब चीन का नाम कैसे ले, किस तरीके से ले सकते हैं? लेकिन एक बात है, हमेशा हर काम, विदेश नीति अलग होती है और देश के जो चुनाव की नीति होती है वो एक अलग होती है। देश की चुनाव नीति के मद्देनजर विदेश नीति को नहीं गढ़ा जा सकता। भारत को चीन ने चारों तरफ से घेर रखा है। भारत के जितने जो निकटवर्ती जो देश है, जो सीमावर्ती जो देश है, सब जगह चीन ने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। तो उसे अब तो नेपाल भी भारत को आंखें दिखाने लगा है। तो सवाल है कि अब भारत को स्ट्रिंग ऑफ समझ, पर्ल्स की जो पॉलिसी है वो यही तो है कि चारों तरफ से घेर लेना है, वही तो है एक्चुअली। बिल्कुल, अब वो पूरा घेर लिया, अब कुछ नहीं कर सकते। अब आप क्या करेंगे? जब तक कि आप आर्थिक तौर पर समृद्ध नहीं होंगे, बिल्कुल तब तक आप अपनी भूमिका नहीं निभा सकते। और जहां तक सामरिक शक्ति का है, चीन को आंखें दिखाना, लाल आंखें दिखाना, वो एक अलग बात है, वो बयानबाजी हो सकती है, लेकिन हकीकत में अभी ऐसा होना अभी मुमकिन नहीं है। और एपीआई दवाई इंडस्ट्री तुम्हारी बिल्कुल बैठ जाएगी। बिल्कुल इन्होंने सही कहा, 80% से ज्यादा तो वही है। अगर वो नहीं आएगा तो क्या होगा? लेकिन एक है, एक हमको रणनीति का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी नीति क्या है। हम सारा का सारा आयरन और उनको कच्चा हम उनको दे रहे हैं, और वहां से सारे फिनिश गुड बना रहे हैं। हम क्यों दे रहे हैं अपने संसाधन भाई? हम क्यों नहीं उनको डेवलप कर पाते? इसकी एक वजह और, बार बार एक जुमला और आता है, उसमें आता है कि हम वो ग्लोबल वैल्यू चेन बनेंगे। भैया आप कैसे बनेंगे? क्या आपके पास उस तरीके के स्किल डेवलपमेंट है? क्या आपने उस तरीके का इंफ्रा आपने डेवलप किया है? क्या आपने पोर्ट तक अपने फैक्ट्रियों के सामान को मिनटों और घंटों के हिसाब से ट्रैक करने की एक सुविधा विकसित करी है कि सामान आपका पहुंच जाए? और पहुंच जाए, क्या आपका 2 दिन के अंदर वहां पर जहाज में लोड हो जाएगा? नहीं है आपके पास सुविधा। तो आपको मुख्य बुनियादी सुविधाओं पे काम करना होगा, तभी कुछ स्थितियां सुधरेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड राउंड में थोड़ा शॉर्ट करेंगे, हम थोड़ा सा छोटे छोटे आंसर्स लेंगे। सर राजेश जी के पास आता हूँ। राजेश जी, रक्षा मंत्रालय भी जब कई बार, हमारे राजनाथ जी भी बयान इशू करते हैं तो हम पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे, सर्जिकल स्ट्राइक उन्हें भूलना नहीं चाहिए, पर इन शब्दों का उपयोग चीन के खिलाफ नहीं किया जाता है। चीन का नाम नहीं लेते कि हाँ उनके खिलाफ हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, ये सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ ये वर्ड यूज किए जाते हैं। चीन के खिलाफ भूलकर भी सर्जिकल स्ट्राइक शब्द का उपयोग नहीं किया जाता है। एम्बेसडर साहब ने बड़ी अच्छी बात की और आलोक जी ने बड़ी अच्छी बात की कि जो अंतर है हमारे और रशिया चाइना के बीच, वो बढ़ता जा रहा है, और वो एक कारण है कि हम चीन का नाम नहीं ले पा रहे हैं। बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, वो अभी पिछले एक हफ्ते से वो राउंड कर रही है, इस टाइम चल रही है। वो ये है कि नीति आयोग का भी एक पेपर आया है कल परसों ही, कि चाइना जो स्पेस वैकेट कर रहा है लोअर स्किल्ड खासतौर से एरियाज में, गवर्नमेंट में, इसमें भारत को उसको ऑक्यूपाई कर लेना चाहिए। कमाल की बात है। मुझे कभी कभी लगता है कि मानसिक दिवालियापन है कि जो 1990 में चीन करना शुरू किया था, हम उसे 2022 के अंदर रिकमेंड कर रहे हैं कि तुम ये करोगे, और जबकि वो स्पेस ऑलरेडी वियतनाम और बांग्लादेश ऑक्यूपाई कर चुके हैं, जो स्पेस वैकेट हुआ है वहां पर देखा जाए तो। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण खबर जिसने मुझे भी चौंकाया,
मोदी जी का एक वाक्य आता है कल कि भारत फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में पूरे दुनिया को दशा और दिशा दिखाएगा। ये आज की अखबारों में खबर है ये। लेकिन मोदी जी शायद इस बात को भूल गए कि हम पांचवें और छठे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की ओर जा रहे हैं देखा जाए तो, और चौथा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4-5 साल पहले शुरू हो चुका है। अब इसका चाइना हटकर कहां जा रहा है सर? एक चीज होती है सुपर कंप्यूटर्स, जो हमारी टेक्नोलॉजी को या सुपर टेक्नोलॉजी से हमारी सोच को दर्शाता है। सर, आज ही एक बड़ी खबर है, बड़े रूप में, जो बहुत कम पेपर्स में मैं आपको बताऊं लेकिन वर्ल्ड के जर्नल्स में है, कि दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में भारत का रैंक टॉप 100 में नहीं है। और बहुत छोटे रूप में वो एक परम कंप्यूटर है जो 1990 में स्टार्टिंग हुआ था, और एक प्रत्यूषा है और एक और है, जिनकी स्पीड जो है 5 पेंटाफ्लॉप्स, उनकी स्पीड पेंटाफ्लॉप्स में नापी जाती है, यानी कि आप गीगाबाइट के बाद टेराबाइट है, टेराबाइट के बाद पेंटाबाइट्स है, उसके बाद एक्साबाइट्स है। तो आप सोचिए वो कहां चले गए हैं। अमेरिका इस टाइम एक्साबाइट्स में ऑपरेट कर रहा है। इंडिया के मैक्सिमम स्पीड जो 5 उसका है, उसके मुकाबले अमेरिका की जो स्पीड है, फ्रंटियर जो सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है, वो 1685 पेंटाफ्लॉप्स है, 1685। और इन 500 सुपर कंप्यूटर में से 173 सुपर कंप्यूटर चाइना के हैं और 128 सुपर कंप्यूटर अमेरिका के हैं। आप अनुमान लगाइए सर कि वो टेक्नोलॉजी के किस लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं। मैं चाइना की भी बात कर रहा हूं यहां पे, कि चाइना जिस लेवल पे ऑपरेट कर रहा है उसका एक एक सुपर कंप्यूटर 100 पेंटाफ्लॉप से ऊपर कर रहा है। और हमने नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन में कहा है कि हम 24 पेंटाफ्लॉप तक के बनाने का प्रयास करेंगे कुछ कंप्यूटर्स। तो वही बात आ गई, हम 1990 में वापस जा रहे हैं और वो 2050 की सोच रहे हैं, जब वो टेक्नोलॉजिकली इतना आगे निकल जाएंगे सुपर कंप्यूटर में, जो भविष्य की जान है देखा जाए तो, भविष्य का आधार है। तो हम नाम कैसे ले पाएंगे चीन का फिर सर? राजेश बादल जी, मैंने एक छोटा सा एक आईना ये इसका दिखाया आज पेपरों में जो आया हुआ है सर उनका। जी, धन्यवाद दिनेश जी। देखिए, आपके प्रश्न का उत्तर भी आपके ही आपने जो बोला है उसमें सारा उत्तर भी आ गया है। लेकिन दो चीजें जो अब तक की हमारी बातचीत से निकल करके आई हैं, उसमें मुझे लगता है कि एक तो ये बात बिल्कुल सच है कि हमें थोड़ा-सा हमारी आंतरिक राजनीति में लगातार हमारी जो सियासी लीडरशिप है, उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने पर रहता है। सारा सब कंसंट्रेशन चुनाव के माहौल को बनाने में, चुनाव के माहौल को बनाने में चाहे हम पड़ोसी देशों के साथ संबंध खराब कर लें, लेकिन वो चुनाव जीतना चाहते हैं। दूसरी चीज, जब संवेदनशील मुद्दे होते हैं, देखिए भारत की रक्षा, भारत की विदेश नीति, भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक या जो आपने जो अभी जिन उदाहरण दिए जो हमारी तकनीकी के संबंध में है, तकनीक के संबंध में है, वो तो देश की होती है। उसमें पक्ष और प्रतिपक्ष के नजरिए से नहीं सोचा जाता। आप देखिए कि अभी डॉक्टर शुक्ला ने भी बात कही थी कि आप संवाद नहीं करना चाहते प्रतिपक्ष के साथ। आप दूर देश के लोगों को तो जम्मू कश्मीर लाते हैं, लेकिन आप अपने भारत के प्रतिपक्ष के साथ संवाद नहीं करते हैं। और प्रतिपक्ष में कौन है? उस प्रतिपक्ष ने जिसने लगातार एक एक स्थिरता दी है चीन के साथ संबंधों में। स्थिरता से मेरा आशय यह है कि तनाव भी नहीं हुआ, लेकिन आपने गाल बजाकर हम चीन को सबक सिखा देंगे, ड्रैगन को मारेंगे, और आप देखिए मीडिया का आप दुरुपयोग करते हैं उस मामले में। मैं खुद भी मीडिया से आता हूं, लेकिन मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि जिस तरह से मीडिया का दुरुपयोग शुरू हो गया है कि एक वक्तव्य राजनाथ सिंह अगर देते हैं कि हम पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे, लेकिन पाकिस्तान को तो हो सकता है कि आप सबक सिखा दें, पश्चिमी सीमा पर हैं आप, लेकिन चीन ने तो आपकी चारों तरफ से घेराबंदी की हुई है, तो आप चीन को तो सबक सिखाने की स्थिति में है नहीं। लेकिन आप 10 सेकंड का जो बाइट देते हैं, उससे पूरा मीडिया आपको ऐसा लगता है कि जैसे हम चीन पर कब्जा करने जा रहे हैं। चीन तो थर थर कांपेगा, चीन के हाँ, पैर हाँ, कांप रहे बिल्कुल। हैं, चीन अब इस स्टेप के बाईलाइंस आती हैं सर। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में जो बनती हुई चीजें हैं, वो भी कई बार बिगड़ जाती हैं। और अगर माफ कीजिए, अगर चीन और आपके बीच में आर्थिक आधार पर, जैसे अभी बांग्लादेश का उदाहरण आपने दिया, हमारे यहां से तो उल्टे बांग्लादेश गारमेंट्स यूनिट्स गई हैं। आप पिछले नोटबंदी के बाद की अगर आंकड़े उठा के देखेंगे, तो दिल्ली के गांधीनगर इलाके की
1000-1500 यूनिट बांग्लादेश चली गई, और बांग्लादेश गारमेंट एक्सपोर्ट में इस समय देखिए उसकी क्या स्थिति है। इवन पाकिस्तान की अब गारमेंट इंडस्ट्री अब ग्रो कर रही है, हम बैठ रहे हैं जो हम एक जमाने में बहुत आगे हुआ करते थे। तो मेरे कहने का आशय ये है कि चूंकि वक्त हो रहा है, हमें नहीं, नहीं, एक तो आप बात पूरी कीजिए अपनी। जी, हमें तो आराम से। एक मुझे लगता है कि एक तो हमें प्रतिपक्ष को भरोसे में लेना चाहिए, विदेश नीति के जानकार, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जानकार। ये आवश्यक नहीं है कि किसी देश में एक ही दल के पास में हो, और जब देश के हित की बात आती है तो सभी दल उसमें इकट्ठे होते हैं। तो एक तो संवाद की स्थिति डालना चाहिए, आंतरिक संवाद अगर नहीं होगा तो हम, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम इस मोर्चे पर धोखा खा सकते हैं। जी। दूसरी चीज ये है कि अगर हमें चीन से तुलना करना है तो फिलहाल तो हमारा केंद्र, हमारा ध्यान, हमारी ऊर्जा, हमारा सारा सब कुछ जो कंसंट्रेशन है वो हमें अपनी आर्थिक रफ्तार को तेज करने पे करना पड़ेगा। अगर हमारी आर्थिक, क्योंकि आप बाकी किसी मोर्चे पर आप कितना ही ज्ञान एकत्रित कर लीजिए, सेना के मोर्चे पे, हथियारों के मोर्चे पर, आप चीन के से आगे नहीं निकल सकते। लेकिन अगर आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है तो हम, मुझे लगता है कि शायद कहीं बेहतर स्थिति में आएंगे। तीसरी चीज ये है कि देखिए आप, ठीक है ये रूस और यूक्रेन युद्ध की बात बार बार आई है। रूस हमारा केवल यही नहीं कि रूस रूस हमारा एक ट्रस्टेड पार्टनर है, हमारा एक भरोसेमंद। तो जो रिश्ता हमारा रूस के साथ है वो रिश्ता भले ही दोनों साम्यवादी देश माने जाएं, रूस और चीन में भी वो रिश्ता नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं तो चीन में साम्यवादी शासन की शुरुआत के लिए तो रूस ने ही, उस समय सोवियत संघ था, उसने पहल की थी। लेकिन और दोनों देशों के बीच में अनाक्रमण संधि भी थी। लेकिन 69 आते आते तो चीन ने ही जंग छेड़ बैठी, जेनबाओ द्वीप और उसके आसपास, आप सब लोग उसके वाकिफ होंगे। तो उसके बाद 7 महीने तक जंग चली थी और उसमें रूस को बहुत सारे द्वीप गंवाने पड़े थे। और तब हेनरी कोसिगिन आए थे भारत, और इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी, तो भारत के साथ सुरक्षा संधि उन्होंने की थी। तो उस समय ये स्थितियां भी हमारी थी कि चीन के खिलाफ वो एक संधि भी हुई थी उसमें, लेकिन उसकी नौबत नहीं आई, बाद में युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन ये मैं बताना चाहता हूं कि एक स्थिति वो भी थी। तो रूस जब भी कोई ऐसी स्थिति आएगी, ऐसी ऐसी परिस्थितियां बनेंगी, निर्मित होंगी, तो चीन से धोखा खाया हुआ वो भी है। लेकिन आपको कम से कम एक बड़ी ताकत अपने साथ रखना चाहिए। और अमेरिका पर तो फिर देखिए, मैं फ्रैंकली अमेरिका पर मैं कभी भरोसा नहीं करता। और अमेरिका ने जिस तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट दिया है आजादी के बाद से लगातार, तो सारी कश्मीर समस्या ही उसकी पैदा की हुई है। तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा चीन के मामले में हमें एक एक फिलहाल एक ठंडी नीति अपनाने की जरूरत है। हम अपने को मजबूत करें और ये बड़बोलापन छोड़ दें, बड़बोला, और प्रतिपक्ष के साथ संवाद करें। जी बिल्कुल, बिल्कुल, आपने सही कहा। एम्बेसडर साहब, ये बादल जी ने बड़ी अच्छी बात कही। यूएस खैर पाकिस्तान के प्रति वापस झुकता हुआ नजर आ रहा है। बीच में काफी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उनको लोन वगैरह भी दिलवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यूएस के माइंड में अफगानिस्तान भी है। तो वो कई स्टेटमेंट ऐसे हैं कि पाकिस्तान तो हमारा एक पुराना ट्रस्टेड फ्रेंड है, और इस ढंग के एक एश्योरिंग स्टेटमेंट आ रहे हैं जो भारत को थोड़े शॉकिंग लग सकते हैं कि कैसे अमेरिका फिर पाकिस्तान की ओर झुक रहा है। लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान को वर्चुअली कभी छोड़ा ही नहीं है, देखा जाए तो इंप्रेशन जरूर जनरेट हुआ है। तो उस हालात में रशिया का तो अभी क्या कहते हैं, नो लिमिट एग्रीमेंट है चाइना के साथ में। तो ये परिस्थितियां हमारे लिए इतनी अच्छी नहीं है। आपकी एक आखिरी टिप्पणी जरूर चाहूंगा, फिर मैं मैं आलोक जी के पास आऊंगा। आपको एक चीज कहूँ कि हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है। हमारे जो विश्लेषक होते हैं, राजनीतिक, मिलिट्री और पॉलिटिकल, हम ज्यादा पास्ट में रहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जैसे बादल जी ने कहा, सही बात कही रशिया, पर यही रशिया ने 1962 में क्या कहा था? उन्होंने कहा था इंडिया इज अवर फ्रेंड पर चाइना इज अवर ब्रदर। तब से हमें सीख जाना चाहिए। 70, मैं मानता हूं कि इंदिरा गांधी की जो पॉलिसी थी, तो उनमें उन्होंने नेहरू की गलतियों से जो सीखा, उसका उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह 71 वॉर जीते, 84 में उन्होंने सियाचिन लिया, उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में 69 में चाइना को बहुत बड़ी बुरी तरह मारे। तो उन्होंने ये सीखा कि सबसे पहले तो देश को अपनी देश का हित है। कोई राजनीति में जो चाणक्य कहता है या मक्यावेली कहता है, कोई हमेशा मित्र नहीं होता, कोई हमेशा दुश्मन नहीं होता।
हमारा देश, ये जो अमेरिका भी कह रहे हैं नेशन फर्स्ट, यही विदेश नीति होनी चाहिए। उसमें आप ध्यान रखिए कि जो नेबरिंग कंट्री है वो भी आज चाइना के साथ है, ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी जैसा हो जाता है। हमारा अच्छा हो तो हमारे साथ आ जाएंगे, चाइना के साथ भी रहेंगे, दोनों ओर से भी फायदा लेंगे। तो हमें 3 चीज़ करनी चाहिए। सबसे पहले एजुकेशन, आपने जो सुपर कंप्यूटर का बताया, हमारा सेकंड लार्जेस्ट जो इंजीनियरिंग का पावर है, लोग कहते हैं, पर हमारा आउटपुट पॉइंट 0.05% होता है पेटेंट और रिसर्च पेपर में। चाइना और ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन रोज़-रोज़ नहीं होते। सबसे पहला हुआ 19वीं सेंचुरी में, बाद में 50s में हुआ। जो मेरा ये मानना है कि अगले 10 साल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी पे रहेगा। तीनों में हमारा कुछ बहुत बड़ा नहीं हो रहा है। आज की जो लड़ाई हो रही है वो चाइना, अमेरिका की। सबसे बड़ा प्रॉब्लम अमेरिका ये सोच रहा है कि चाइना 5 या 10 साल में टेक्नोलॉजिकली अमेरिका से आगे चला जाएगा, उसको कैसे रोकना। ये यूक्रेन भी इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, पर अब यूरोप, अमेरिका ये कोशिश करेंगे कि चाइना को 10 की जगह 20-25 साल कैसे पीछे रख सकते हैं। अब ये तीनों फील्ड में हमें यदि आगे जाना है तो हमारे पास एक ही रास्ता है। आप कोई भी, जैसे आईटी हुआ था, राजीव गांधी जी लाए लाए थे, आपको एक स्टेज से दूसरे स्टेज में बीच का स्टेज निकल के, जैसे टेक्सटाइल, या टेक्सटाइल की जो बात कर रहे हैं, आपने कहा नीति आयोग की, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, क्योंकि मैं 2005 से 8 में जर्मनी में था और हमारे टैक्स पॉलिसी, हमारे पास 30,000 करोड़ रुपया फंड था। मैंने वाघेला जी से बात की थी, कांग्रेस गवर्नमेंट ने, जितनी भी मशीनरी थी, सब मशीनरी वो स्पेस जर्मनी छोड़ रहा था। उन्होंने सेकंड हैंड मशीनरी बेच दी। तब हम ये कहते हैं हमारा 100% बढ़ेगा। हमारे एम्बेसडर थे, बड़े मोदी जी के विरोधी थे, आजकल वो टोटल चेंज हो गए। उन्होंने कहा नहीं, 100% बहुत होता है। तब बात हुई थी कि 1000% हम बढ़ सकते हैं। वो जो स्पेस छूटी, वो मशीनरी चाइना ने बांग्लादेश, रशिया, अरे वियतनाम को दी आज के दिन में। अब हम वो भी छोड़ी हुई स्पेस ले, हमें इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल, तो ये एक उदाहरण है कि हमें सोचना है तो हमें आगे का सोचना पड़ेगा। हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, और जो अवस्थी जी ने कहा कि आप सप्लाई चेन, पर हमारी सप्लाई चेन में हम रॉ मटेरियल सप्लाई और छोटी-छोटी चीज़ों के सप्लायर बनेंगे, तो आगे के 10 साल में हम चाइना से आधी जीडीपी पे पहुँच जाए, तो हमें बहुत खुश होना चाहिए। और तीसरी चीज़, जो भी होता है उसमें ने विदेश नीति में अमेरिका हमारा दुश्मन नहीं है, पर हम डेमोक्रेसी है, तो हमारा अमेरिका के साथ हमेशा संबंध अच्छा रहेगा। लोगों रशिया का टाइम का रशिया की जो 70s 80s में रशिया ने हमारे यहाँ बहुत अच्छी सॉफ्ट पावर पॉलिसी की थी। चाइना का भी अच्छा रहा बीच-बीच में, पर हमें हमेशा लॉन्ग टर्म देखना चाहिए। जैसे जर्मनी यूनिफ़िकेशन हुआ, वो 2010 में होने वाला था। कोई भी पार्टी आई, हर एक ने ये सोचा कि जर्मन यूनिफ़िकेशन होना ही चाहिए, 1990 में हो गया। तो हमारे लिए विपक्ष या जो भी है, पर पॉलिसी में मेरा ये मानना है कि एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल, प्रैग्मैटिक, क्लियर हेडेड होने चाहिए। वो जो सलाह देते हैं, वो सुननी चाहिए। और ये सब जो नीति बनती है वो 5 या 10 साल की बनाए। मैं आपको 71 वॉर का एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। मैं मानेक साहब को एक बार मिला था, उन्होंने बताया था, और बाद में उनकी बायोग्राफी में आया कि जनरल मानेक साहब, इंदिरा गांधी, जगजीवन राम सब बैठे थे, तो इंदिरा गांधी ने कहा ये 71 वॉर जून में शुरू करिए। मानेक साहब ने 2 सेंटेंस कहे थे, मैडम आप मुझे रिज़ाइन करने दीजिए, ये नहीं करने तो मेरे को पागल डिक्लेयर करने दीजिए, मैं ज़िंदगी भर कुछ नहीं बोलूँगा। तो कहते क्या, उन्होंने सभी मिनिस्टर को निकाल दिया, दोनों ने बात की, कहता नवंबर या दिसंबर करिए, मैं आपको वोट जिता दूँगा। तो आप देखिए, उन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप सबको, उन्होंने जो कहा वो सुना। तो मेरा ये मानना है एक्सपर्ट, रियल एक्सपर्ट होने चाहिए। दूसरी चीज़, हमें इकोनॉमी पे ज़्यादा जितनी बने इतनी जल्दी उसको ठीक-ठाक करके 10-12% पे लानी पड़ेगी। 8% हमारे लिए अच्छा नहीं है, चाइना 2% ग्रोथ करे तो हमें 12% चाहिए। ये सोच के इकोनॉमिक पॉलिसी पर्टिकुलरली स्मॉल एंड मीडियम स्केल सेक्टर में हाई-टेक, जैसे मैंने कहा एआई, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी यही आगे का फ्यूचर है। तो आज से करेंगे तो 10 साल बाद होगा, 10 साल बाद सोचेंगे तो फिर हम वो लोअर सप्लाई चेन वाली बातें फिर से कर सकते हैं। और जो हमारा देश आज के दिन में हमारे लिए बहुत अच्छी बात है नहीं। और एजुकेशन आप देखिए, 1000 में कितनी यूनिवर्सिटी हमारी है। चाइना ने उसमें 100 तक पहुँचा दिया है। और चाइना ने इतना अच्छा नैनो टेक्नोलॉजी उसमें करे कि पूरी दुनिया से पहले से 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया साइनिंग अमाउंट देके उन्होंने इतने साइंटिस्ट इकट्ठे किए हैं। और ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमें अच्छा रखना पड़ेगा, जिसमें हमारा, मुझे ही तो नहीं लगता है आईआईटी,
आईआईटी में लोग बीटेक करके एमटेक करने नहीं जाते हैं। आप देखिए रघुराम राजन, नंदा, जितने भी सीईओ है सब आईआईटी के हैं। कोई इकोनॉमिक्स में है, कोई लॉ में है। दे आर मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट, पर वो रिसर्च नहीं कर रहे हैं। तो रिसर्च के लिए आपको टॉप मोस्ट ब्रेन चाहिए। हरगोविंद खुराना को 400 रुपए की जॉब नहीं मिली थी साइंटिस्ट की, फिर उसको नोबेल प्राइज मिला। तो रिसर्च डेवलपमेंट में भी हमें हजारों करोड़ खर्च करने पड़ेंगे। आज करेंगे तो 3-4 साल में हम कहीं खड़े होंगे। जितनी लंबी चादर उतने पांव पसार, ये मेरा मानना है। बिल्कुल आपने सही कहा। दरअसल रिसर्च का तो हाल ये है कि मैं आता हूँ अंतिम कमेंट के लिए आलोक जी के पास। अमेरिका का जो एनुअल एक्सपेंडिचर रिसर्च पे $550 बिलियन है। मैं फिगर बता देता हूँ। भारत का चाइना का $450 बिलियन है, जिसमें आपने बताया कि इनकी टॉप यूनिवर्सिटीज भी हैं, रिसर्चर हैं। भारत का ऑफिशियल एक्सपेंडिचर लेस देन $2 बिलियन है, जिसमें से ज्यादा करके आधा हिस्सा बीएआरसी और इसरो को चला जाता है और बाकी रख रखाव में चला जाता है। और लास्ट वीक की खबर भी बता देता हूँ। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में बहुत सारे हमारे वैज्ञानिक हैं जो क्लाइमेट के ऊपर, एनवायरनमेंट पे रिसर्च करते हैं। उनके पेपर्स को पब्लिश करने पे पाबंदी लगा दी गई है। ये कहा गया है कि एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री जो है दिल्ली में, जहां क्लर्क बैठे हुए हैं, वो पहले उसको वेटिंग करेंगे और देखेंगे कि आपका पेपर इस लायक है या नहीं है कि पब्लिश किया जाए। एक क्लर्क एक वैज्ञानिक के पेपर चेक करेगा। तो आलोक जी, टेक्नोलॉजी सब अंतर ले आती है। वो स्पेस स्टेशन बना रहे हैं, वो सुपर कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, हम वापिस से 1990 में जा रहे हैं। अंतिम आपकी टिप्पणी सर। देखिए, अभी जो आपने कहा कि जैसे जो वेट करेगा, ये वेटिंग को तो बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। एक डाइवर्जेंट व्यू, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव किसी भी रिसर्च का होता है, वो उसको अहमियत दी जानी चाहिए। तभी देखिए, यूनिवर्सिटी है क्या? यूनिवर्सिटी बेसिकली एक आइडियाज के इंटरेक्ट की एक जगह है, जहां तमाम तरीके के आइडियाज मिलेंगे, आपस में टकराएंगे, फिर एक नई दिशा लोगों को मिलेगी। तो वो तो होना चाहिए, उसमें आप यूनिफॉर्मिटी नहीं ला सकते। ये कोई आपका कोई वेट नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, जीएसटी काउंसिल नहीं है कि आप एक जगह ले आए, मतलब सारे शोर भी एक जैसा हो जाए। ये संभव नहीं है, होना भी नहीं चाहिए कभी भी। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है देश के जो कर्णधार है वो चाहते क्या? क्या उनको ये नहीं मालूम कि कहाँ उनको पैसे खर्च करने हैं? क्या उनको ये नहीं पता कि शोध पर जब तक आप बजट नहीं बढ़ाएंगे तब तक कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है? एक चीज और देखिए, सेमीकंडक्टर की आप बात करिए। अब अगली दुनिया में सेमीकंडक्टर एक ऐसी चीज है जो समझिए कि अगर उसको बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो जैसे सब्जियों में आलू होता है ना, आलू पनीर, उस तरीके का वो सेमीकंडक्टर वाला मामला है कि सेमीकंडक्टर के बिना अब किसी चीज की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन अब उसमें है क्या? आप कहाँ खड़े हैं? साउथ कोरिया कहाँ खड़ा है? चाइना कहाँ खड़ा है? चाइना और साउथ कोरिया तो पूरी दुनिया पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। वो इनका 80% के करीब सेमी कंडक्टर का तो सारा का सारा इन्हीं दोनों देशों के पास में। तो आप क्या करेंगे वाले? यही आपको सोचना पड़ेगा, आपको अपने देश के बारे में सोचना पड़ेगा। चुनाव यहाँ की मैं रणनीति एक चीज जोड़ देता हूँ आलोक जी। 80s में हमारे पास मोहाली में सेमीकंडक्टर पूरा क्या कहते हैं सेटअप था। हमारे पास 70s से मैं आपको बताऊं, रेयर अर्थ का पूरा जो नया जो सारा सेटअप है वो भी हमारे पास था, लेकिन हमने अपने हाथों से इन दोनों को बर्बाद किया सर। हमारा सोलार का 90 में था, बहुत अच्छा, गाजियाबाद में जो है सोलार। जी तो जी हमारे आलोक पास जी, अच्छा, तो ये अब आप देखिए, सब बर्बाद किया हमने खुद, एक्चुअली देखा जाए तो। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि आपको अब यहाँ पर एक ध्यान देना पड़ेगा, टेक्नोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेट्स का जो एक बहुत पुराना संघर्ष है, आपको ब्यूरोक्रेसी को पीछे करना पड़ेगा। और पिछले कुछ सालों में एक ऐसा होता गया कि ब्यूरोक्रेसी के हाथ में सब कुछ चला जाता है, सब कुछ चला गया है आज वो। अब आप देखिए, आप साइंटिस्ट का अगर आप सैलरी देखें, वेजेस देखें, तो आप देखेंगे आपके कैबिनेट सेक्रेटरी से तो बहुत नीचे। तो ये कैसे होगा? सेक्रेटरी से नीचे है। तो जब तक आप सैलरी, आजादी नहीं है उनको इस आजादी ढंग नहीं से है, रिसर्च करने की। आजादी तो सबसे बड़ा मुद्दा है। वो जो मैंने पहले ही कहा कि डिफरेंट व्यूज होने चाहिए। एक ब्यूरोक्रेट दिशा नहीं तय कर सकता, आपने बिल्कुल सही कहा। उनकी बैटिंग क्यों जरूरी हो? मैं एनवायरनमेंट के इतने डिजास्टर हो रहे हैं, वो भी तो आपको समझना पड़ेगा ना कि कैसे होगा। लेकिन सवाल है कि इस दिशा में सोच कौन रहा है? कर्णधार तो कोई सोच नहीं रहे। क्या किसी पब्लिक डोमेन में, किसी में कहीं कोई ऐसी रिसर्च या कोई डिस्कशन या कोई सेमिनार ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा।
अरे और तो छोड़िए, अगर आप जैसे कोरोना महामारी में लीजिए, आपको पता ही नहीं चल रहा था कि भारत का है क्या। एक जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट के आते थे मिनिस्ट्री के, और वो जॉइंट सेक्रेटरी सारा बोलते थे, आपके साइंटिस्ट पता ही नहीं चलते थे क्या थे। गिनी चुनी कवरेज मिली, आपको कवरेज ही नहीं मिली। तो सवाल है कि आपको एक अहमियत देनी पड़ेगी कि जो साइंटिस्ट हैं, जो शोध करते हैं, इन सबको एक अहमियत देनी पड़ेगी और उनको पावर्स देनी पड़ेगी। हर जी चीज आपको बाजार में लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो एक ही सवाल, जब तक आपकी अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ेगी, उसको बढ़ाने के गंभीर प्रयास नहीं करेंगे, तो तब तक कुछ हासिल होना नहीं है। ये एक बहुत चिंता का विषय। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसीलिए हम चीन का नाम भी नहीं ले पाएँगे क्योंकि हम उतने सक्षम ही नहीं हैं। टेक्नोलॉजी एक मेजर ऐसी चीज़ है जिसको चाइना ने पहचान लिया कि अगर मुझे महान बनना है तो मुझे टेक्नोलॉजी की ओर जाना पड़ेगा क्योंकि अमेरिका आज भी टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, लेकिन चाइना उसको ब्रिज करना चाहता है गैप को अगले 10 से 20 सालों के अंदर ताकि वो नंबर 1 बन के निकले। जब तक आप टेक्नोलॉजी में सुपीरियर नहीं होंगे तब तक आप नई दुनिया को जीत नहीं सकते हैं। और भारत वापिस से 1990 में जा रहा है, लो स्किल्ड इंडस्ट्री में जा रहा है कि उसको सर, शुरू यहाँ करें। एक बात मैं और कहना जी, चाहूंगा दिनेश जी। जी, जी, अभी जैसे हम लोगों के, आप याद करिए कुछ साल पहले एक आरसीईपी हम लोग करने जा रहे थे, रीजनल जी, जी, कम्प्रहेंसिव जी, इकोनॉमिक जी, पर। जी। उसमें हम बाहर हो गए, बड़ी बड़ी बातें करके बाहर हो गए। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम फिर से एफटीए में घुस रहे हैं, अलग अलग देशों के साथ में कर रहे हैं, यूएई के साथ में हो गया, ऑस्ट्रेलिया के साथ में तैयारी हो रही है, बाकी देशों के साथ में भी तैयारी कर रहे हैं। तो भैया जो आरसीईपी था, तो उसमें कुछ अपने शर्तें लगाकर उसमें चले जाते, 16 देश उसके अंदर शामिल थे। चीन तो देखिए सब जगह शामिल है, चीन तो को तो आप कर ही नहीं सकते, चाहे वो आरसीपी हो, चाहे एसी हो, चाहे कहीं भी हो, ब्रिक हो, कहीं भी हो, वो तो रहेगा ही। उसको आप नहीं नजरअंदाज कर सकते क्योंकि वो ग्लोबल फैक्ट्री है। वो उसके बिना किसी देश का कोई काम नहीं चल सकता। जापान जापान भी बातें जितनी कर लें कि हमको एक सेकंड एक वो लगाना चाहिए, यूनिट लगानी चाहिए, लेकिन वो मुमकिन नहीं है क्योंकि कॉस्टिंग बढ़ जाती है। इनपुट कॉस्ट बढ़ने पे आप उसको मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे किसी भी चीज की, किसी भी जी, प्रोडक्ट के। जी। केतन जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? ये हम जॉइन इसलिए नहीं कर सकते कि हमें ये जो है ना, हम लोग हमेशा ये चर्चा होती है या जो होती है सेमिनार वेमिनार, वियतनाम और उन सब की, हम इसमें यदि जाएंगे तो हमारी सक्षमता है स्मॉल और मीडियम के सेक्टर की, तो हमें ये सीधा एक्सेप्ट करके उसको इम्प्रूव करना चाहिए कि हम इसमें क्यों नहीं जा रहे हैं, तो इसकी बात कोई नहीं करेगा। तो ये सबसे बड़ा हमारा जो मैं तो 3-4 डिकेड से देख रहा हूँ, हम जो चीज़ दिखती है वो देख के मानने को तैयार नहीं है, फिर उसको एक्सेप्ट नहीं करते और उसको इम्प्रूव कैसे करके कितनी जल्दी, तो ये भी नहीं कर पाते हैं। साइंटिस्ट की हम बात करते हैं, पर जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? जो सबसे ऊपर साइंटिस्ट होता है जीएच, वो कोई डेलीगेशन देख रहा है, कोई मंत्री, मैं वो अक्रॉस द बोर्ड कह रहा हूँ। तो ये इनोवेशन तो आप छोटी लैब में भी कर सकते हैं, जैसे स्टीव जॉब्स और ये सब ऊपर आए हैं, बिल गेट्स। हमारे यहाँ एक जो कल्चर है, वो कल्चर क्या कहते हैं कि इनोवेशन और उसके लिए और रिसर्च और डेवलपमेंट, उसमें आपको जो सुविधा मिलनी चाहिए, जो फंडिंग आपने कहा 2 बिलियन, वो 20 बिलियन हो तो भी, और हमारे जो लोग हैं वो बाहर जाके नोबेल प्राइज़ लेता है, क्यों मिलता है? तो ये सब फैसिलिटी हमें देनी पड़ेगी, आईआईटी और इसी तरह की इंस्टीट्यूट अच्छी करनी पड़ेगी। बाकी ये जो है वो पूरा कल्चर चेंज करना पड़ेगा। साइंस अलग रखो, ब्यूरोक्रेसी अलग रखो और पॉलिटिक्स अलग रखो। ये तीनों चीज़ें इंडिपेंडेंट, जो अमेरिका का सबसे अच्छी चीज़ है वो इनोवेशन, तो पूरी फ्रीडम होती है। जर्मनी, अंजेला मार्केल का आपको जो हमने प्रोग्राम किया था, मैंने कहा था कि टीचर एंड प्रोफेसर मस्ट गेट मैक्सिमम सैलरी बिकॉज़ दे आर, और ये जर्मनी में सही बात है। सो दे शुड गेट मोर सैलरी देन ऑल अदर पीपल बिकॉज़ दे आर गोइंग टू बिल्ड द कंट्री। तो ये सब होगा, पर ये मेरे ख्याल से, मैं भी तो 4 दशक से देख रहा हूँ, पर जल्दी हो जाए तो अच्छा है। होप फॉर द बेस्ट, ऐसा हम कह सकते हैं, और तो क्या कह जी, सकते हैं बिल्कुल, इसमें। बिल्कुल। तो नहीं, इन्हीं मेरे को शब्दों के बादल जी साथ की एक बात मेरे को एक याद आ रही है कि जब हम लोग अमेरिका से दोस्ती बढ़ाने की निरंतर बातें कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका ही नहीं हमको जीएसपी से बाहर कर रखा है। हमको दोनों मोर्चों पे काम करना पड़ेगा। आर्थिक प्रगति केवल इनोवेशन से नहीं होगी, आर्थिक प्रगति होगी ट्रेड एग्रीमेंट जितनी तेजी के साथ हम कर सके, एफटीए, हम अपने बाजार तो बेच सके, बाजार में अपने उत्पाद तो बेच सके। जब तक वो सब चीजें नहीं होंगी, तस्वीर यथास्थिति देखिए, रहेगी। मुश्किल है, महँगाई अमेरिका भी है। दरअसल हाँ जी। अमेरिका आपसे सिर्फ उन चीजों पर सहयोग करेगा, लेगा या देगा जिसमें उसका आर्थिक लाभ होगा, लेकिन एक स्तर के ऊपर वो आपको मजबूत होने कभी नहीं देगा। सुरक्षा परिषद का मामला हो,
या जो आप आलोक जी ने कहा उसका मामला हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब देखिए ना, ताजा उसने जो उदाहरण अभी नेपाल वाला जो हुआ है, और नेपाल ने उसकी जो समझौता रद्द किया है, तो साफ समझ में आता है कि जहां उसका इंटरेस्ट नहीं होता फिर आप कुछ भी कर लीजिए। आपको याद है कि जब गलवान घाटी का जब मामला चल रहा था चीन के खिलाफ, तो 5 दिन तक अमेरिका ने मुंह नहीं खोला था, और जब उसका पहला बयान आया था तो उसमें उसने ये कहा था कि हम उन वीर सैनिकों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। अगर आप उठा के देख लीजिए, ये पहला बयान। आपकी बात से मैं 100% सहमत हूं बादल जी। अंतिम वाक्य मैं कहूंगा आपकी सपोर्ट में। बिल गेट्स एक समय भारत में थे, आते रहते हैं, एक बार स्पीच दे रहे थे और सामने उनके शायद बैंगलोर में थे और सामने सारे टेक्नोक्रेट्स और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बैठे हुए थे और उन्होंने कहा था कि सॉफ्टवेयर में भारत बहुत अच्छा कर रहा है और आप बेहतरीन सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, लेकिन आप जिस लेवल पे मैं ऑपरेट कर रहा हूं, ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहा हूं विंडोज, उस लेवल पे आप आने की कोशिश मत करना, आप जिस लेवल पे हो वहीं पे आप रहना। यानी कि आप मुझे चैलेंज करने की कोशिश मत करो, आप ऑपरेटिंग सिस्टम मत बनाना कभी। और ये इनडायरेक्टली उसने वहां पे इंगित किया था कि मेरे लेवल पे मत आओ। वही अमेरिका कहता है इतने आ जाओ, लेकिन मेरे सिर के ऊपर तक जाने की ट्राई मत करना, अदरवाइज फिर आपका भी जो हश्र होगा, आप जानते हो कि कोई महाशक्ति नहीं चाहेगी कि उसके सामने कोई और शक्ति उभर कर आए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं लूंगा विदा आपसे। और आलोक जी, डॉक्टर केतन शुक्ला जी और राजेश बादल जी, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा। बहुत सार्थक चर्चा रही, आपने भाग लिया, अपने महत्वपूर्ण विचार रखे, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया बढ़िया।